अच्छा जी, फाइनली कन्वर्जन्स हमारी की एक दफा रिकैप भी हो गया। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। बूलियन अलजेब्रा के रूल्स हमने जो पढ़े थे, सारे रूल्स हमने प्रूव करे थे बेसिकली। ठीक है, उसके जब कन्वर्जन्स हमने पढ़ ली थी, कन्वर्जन्स के बाद हमने बूलियन अलजेब्रा को टच किया था। ठीक है, तो उसमें हमने सारी कन्वर्जन्स करी थी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, इनको हमने फोकस किया था बेसिकली। और उसके बाद हमने जो वो है, सॉरी, जो डिमॉर्गन्स लॉ था उसको भी प्रूफ किया था एक्सेल शीट में। ठीक है, उसकी वैल्यूज को उसमें भी डिफरेंट इनपुट्स को अप्लाई करके चेक करा था। ठीक है, रूल्स लर्न, रूल्स को प्रूफ करना आना चाहिए। अगर रूल आपसे पूछ लिया जाए, आपको रूल दिया जाए, तो आप उसको प्रूफ कर सकें वैल्यू रख के। एक दफा आप जीरो वैल्यू रख के प्रूफ कर दें, एक दफा वन रख के प्रूफ कर दें। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद बुलियन अलजेब्रा के रूल्स के बाद हम लोग फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर की साइड आ गए थे, जिसमें हमने ये बोला कि कंप्यूटर बेसिकली इंटरनल कैसे काम करता है। ठीक है, तो उसमें जो मेजर हमारा जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, ठीक है, सैंपल पेपर नहीं होता कुछ भी बेटा, इंटर थोड़ी है, इसमें सैंपल पेपर नहीं बनते। डायरेक्ट एग्जाम का जो पेपर होगा वही पेपर आएगा। उसका एक कोई वो नहीं है, कोई फॉर्मेट के यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, यही सबको फॉलो करना है। टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ टीचर होते हैं वो पार्ट वाइज क्वेश्चन बनाते हैं, कुछ होते हैं वो डिफरेंट स्टाइल से बनाते हैं, कुछ सिनेरियो बेस्ड बनाते हैं। तो इट डिपेंड्स। कोई ये नहीं होता कि पहले से ऐसा कोई पेपर हो। परेशान नहीं हो, जो पेपर आएगा उसमें क्वेश्चन ऐसा ही होगा जो आपने पढ़ा है। ऐसा नहीं होगा कि जो आपने पढ़ा नहीं उससे पूछ लिया जाए। अच्छा, तो उसके बाद जो हमारी कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो सीपीयू होता है। ठीक है, और सीपीयू के ऊपर जो बेसिकली जो चीजें काम कर रही होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट उसमें कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और मेमोरी होती है। ठीक है, और प्रोसेसर, ये चार चीजें होती हैं जो सबसे ज्यादा काम की होती हैं। और डेटा जो हमारे इनसाइड द कंप्यूटर ट्रेवल कर रहा होता है वो बसेस के थ्रू कर रहा होता है। ठीक है, बसेस बेसिकली एंड टू एंड पॉइंट है जिसके थ्रू डेटा ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, चाहे वो एक वायर की फॉर्म में हो, चाहे वो यूएसबी की फॉर्म में हो। डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए हम लोग बेसिकली बसेस को यूज करते हैं। ठीक है, दो टाइप की बसेस को हमने डिस्कस करी। एक पैरेलल बस होती है, एक सीरियल बस होती है। सीरियल बस एट अ टाइम या तो उससे डाटा जा सकता है, या तो एट अ टाइम डाटा उससे आ सकता है, यानी सेंड हो सकता है या तो रिसीव हो सकता है। जबकि पैरेलल बस जो होती है उसमें एट द सेम टाइम डाटा आप सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। उसमें ये एक एडिशनल फीचर है। ठीक है, जो यूएसबी 2.0 है उसको सीरियल बस भी कहा जाता है, और जो यूएसबी 3.0 है उसको पैरेलल बस भी कहा जाता है। इसी वजह से क्योंकि इसमें ये कैपेबिलिटीज इंटीग्रेट की गई हैं, डाली गई हैं उसके उसके हार्डवेयर के अंदर। अच्छा, इसके अलावा हमने कंट्रोल यूनिट का काम बेसिकली क्या था, जब हमने सीपीयू के इंटरनल आर्किटेक्चर को डिस्कस किया था। तो कंट्रोल यूनिट का काम ये है कि जब भी इंस्ट्रक्शन कोई भी कंप्यूटर को मिलती है, ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सबसे पहले आपका कंप्यूटर वो पास करता है, चेक करता है वो इंस्ट्रक्शन किस टाइप की है। मिसाल के तौर पर कोई डिवाइस ऑन करनी है या ऑफ करनी है, तो वो उस इंस्ट्रक्शन को डायरेक्टली उस डिवाइस को सेंड कर देता है कि ऑन हो जाए या ऑफ हो जाए। अगर उस इंस्ट्रक्शन के अंदर कोई कैलकुलेशन हो, तो वो कैलकुलेशन को बेसिकली परफॉर्म करता है। उस कैलकुलेशन को आप सॉल्व करने के बाद सॉल्व अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास भेज देता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट उसको सॉल्व करता है, उसका आंसर जो भी होता है फाइनलाइज्ड वो आपको कैलकुलेट करके दे देता है। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट विद कंट्रोल यूनिट को देता है। कंट्रोल यूनिट विद द हेल्प ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस, जिसको हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं, उसकी हेल्प से आपको आउटपुट दिखा देता है, जो भी आपका वैल्यू आपने कैलकुलेट करने के लिए कंप्यूटर को दी है। ठीक है, कंट्रोल बस एड्रेस बस भी होती है। मैंने लेकिन सीरियल और पैरेलल बस को डिस्कस किया था, मैंने कंट्रोल बस एड्रेस बस को डिस्कस नहीं किया। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट टाइप की बसेस होती हैं मुजम्मिल।
जैसे मुजम्मिल ने यहाँ लिखा है कि मैंने खाली सीरियल पैरेलल पढ़ाई थी इसलिए मैंने उसी को रिकैप किया है। कंट्रोल बस भी होती है, एड्रेस बस भी होती है, उनका भी अपना स्पेसिफिक पर्पस है, लेकिन मैंने बसेस को एक जनरल उसमें कैटेगरी में पुट अप कर दिया था कि ऐसी कोई भी मैकेनिज्म जिसके थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह अपना डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, वो बेसिकली बस है। ठीक है, तो मैंने बेसिकली सीरियल पैरेलल पढ़ाई है। अगर आपसे कंट्रोल बस या सीरियल एड्रेस बस के बारे में पूछा जाए तो आप बेसिकली उसमें कह सकते हैं, तो आप उसके बारे में लिखेंगे। वैसे उस चीज को मैंने डिस्कस नहीं किया, उसको मैंने जनरल फॉर्म ऑफ बसेस के अंदर ही कैटेगराइज किया है। ठीक है, सी यू इंक्रीमेंट प्रोग्राम काउंटर, जब मैं रजिस्टर पे आऊंगा ना, फिर इस पे मुझसे क्वेश्चन करना। ठीक है, आहिल परवेज। ठीक है, अच्छा, तो कंट्रोल यूनिट का फिर अगर फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन वाली बात हमारी हो गई। ठीक है, बिल्कुल सही है, इज अ पाथ विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा। ठीक है, नकी नकवी कोई क्वेश्चन है? अच्छा, इसी के साथ साथ मेमोरी का काम क्या होता है कि जब भी हम जो कैलकुलेशन हो या कोई भी काम हो, उसको अगर हम फ्यूचर के लिए यूज करना चाहें, ठीक है, या हमें फ्यूचर में रिक्वायरमेंट हो, तो हम उसको मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। और मेमोरी की भी दो टाइप्स होती हैं, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी में हमारी रैम एंड रोम आ जाती है, ई रोम, ईईपी रोम, एस रैम, डी रैम आ जाती है, जिसके बारे में डिस्कशन हो गई थी। और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें हम वो उसमें हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव्स, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स, ये सब आ जाती है। ठीक है, तो पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ये क्वेश्चन है, तो पेपर में जिस टाइप के भी क्वेश्चन होंगे वो आपको मिलेंगे, आप परेशान मत हो। ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जो आप सॉल्व कर सकें, जैसे हमने पढ़ा है, जैसा क्विज़ में आया है उस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। क्विज अटेम्प्ट किए हैं ना आप लोगों ने, क्विज में जैसे क्वेश्चन आया था वैसे ही क्वेश्चंस होंगे उस टाइप की। हो सकता है मैं सिनेरियो कोई उसमें ऐड करूं, मिसाल के तौर पर आपको एक सिनेरियो दूं, उससे आपको से क्वेश्चन रेस करूं। ठीक है, मैंने क्विज टू के मार्क्स अभी तक बताए भी नहीं है, नहीं, एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा, एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा, क्वेश्चन आंसर्स होंगे। अच्छा जी, माहीन हमने प्रोग्राम काउंटर पढ़ा था, रजिस्टर के अंदर प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो हमने पढ़ा था। जो जो भी होगा वो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होगी। ठीक है, अच्छा जी, खैर अब ये फालतू फालतू सवाल जो है ना, ये एंड में एक मैं पार्ट रख लूंगा, उसमें मुझसे पूछ लेना एक साथ आप लोग। ठीक है, अभी जो फ्लो है उसको डिस्टर्ब ना करो। ठीक है, अच्छा, जो कंट्रोल यूनिट है, ठीक है, वो एक तरीके से ट्रैफिक कॉप है आपके कंप्यूटर का, सिस्टम का। ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन आती है वो बेसिकली उस इंस्ट्रक्शन को गाइड करता है कि कहाँ उसको जाना है और कैसे उसको प्रोसेस होना है। ठीक है, और हर इंस्ट्रक्शन जो भी हम कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन बेसिकली दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। अब मैं दोबारा व्हाइट बोर्ड की तरफ अपना रुख कर लूँ। कोई भी इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं, जिस भी काम की हो, ठीक है, उसके दो दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को हम कहते हैं ऑपरेशनल कोड, जिसको ऑप कोड भी कहा जाता है। और दूसरा होता है हमारा इंस्ट्रक्शन का डाटा। ठीक है, या इंस्ट्रक्शन भी इसको कह सकते हैं आप, इंस्ट्रक्शन डाटा भी कह सकते हैं। ठीक है,
तो इसमें सिंपल अगर कोई एग्जांपल लेट से हम कोई भी नंबर को ऐड करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं या कोई सिस्टम ऑन करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं, या कोई भी चीज करना चाहते हैं, तो कंप्यूटर के पास इंस्ट्रक्शन जो जाती है बेसिकली वो इंस्ट्रक्शन साथ जाती है, जो डाटा बेसिकली हम पास करते हैं या जो हम काम उसको देते हैं, और उसका ऑपरेशनल कोड होता है कि उस डाटा जो हमने डाटा दिया है उसके ऊपर करना क्या है। ठीक है, तो लेट्स से अगर हम कोई दो नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका ऑपरेशनल कोड, एडिशन का ऑपरेशनल कोड होगा कुछ ना कुछ, और नंबर्स होंगे जिनको हम ऐड करना चाहते हैं। तो उन दोनों की बेस के ऊपर आपके इंस्ट्रक्शन इवेल्युएट होकर आपको फाइनल रिजल्ट आपको मिलता है। इन इंस्ट्रक्शन को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, कौन सी इंस्ट्रक्शन कब आई थी, कौन सी इंस्ट्रक्शन बाद में आई थी, और उसको उसका एक जो स्टैक है उसको मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर के अंदर एक स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है जिसको हम प्रोसेसर कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या होता है कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं या जितनी भी कैलकुलेशन जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को देते हैं, वो उनको सॉल्व करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर को यूज करता है। और माइक्रो प्रोसेसर के इंटरनली या माइक्रो प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ प्रोसेसर होते हैं, जिनका हर रजिस्टर का अपना कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है। मिसाल के तौर पे अगर डिस्प्ले का काम है तो डिस्प्ले का रजिस्टर अलग है, अगर कैलकुलेशन का काम है तो कैलकुलेशन का रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर अलग है, अगर स्टैक मेंटेनेंस का काम है तो उसके लिए प्रोग्राम काउंटर का रजिस्टर अलग है। प्रोग्राम काउंटर क्या कर रहा होता है बेसिकली आपके सिस्टम में कि जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं उनको वो स्टैक के अंदर रख रहा होता है। ठीक है, और जो भी इंस्ट्रक्शन आती है वो वन बाय वन उसको सिस्टम को, माइक्रो प्रोसेसर को पास करता रहता है सॉल्व करने के लिए, ताकि जो प्रायोरिटीज हैं वो जिस तरीके से इंस्ट्रक्शंस आई है वो उस तरीके से मेंटेन हो जाए, और इस तरीके से बेसिकली आपका जो सीपीयू है या सिस्टम है बेसिकली वो काम कर रहा होता है। ठीक है, और जब आपकी जो भी टास्क आपने दिया है, जो भी कैलकुलेशन करने के लिए आपने दी है, जब वो कैलकुलेट हो जाती है, माइक्रो प्रोसेसर सॉल्व कर देता है, तो वो दोबारा फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को भेजता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट को भेजता है, और कंट्रोल यूनिट फिर आपको पेरिफेरल डिवाइसेस की हेल्प से वो चीज शो कर देता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? इंस्ट्रक्शन साइकिल समझ आ गया, रजिस्टर समझ आ गया, रजिस्टर के बेसिकली स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ प्रोसेसर आप कह सकते हो रजिस्टर को। ठीक है, क्योंकि हर रजिस्टर का अपना काम होता है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर, एक्यूमुलेशन का काम एएलयू का है, लेकिन एएलयू किसी ना किसी चीज को यूज करते हुए कैलकुलेशन करेगा ना। ठीक है, वो कैलकुलेशन करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर की पावर को यूज करता है, और उसके अंदर एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है उसको यूज करता है। उससे फिर जो भी आंसर इवेल्युएट होता है उसको फिर वो इन रिटर्न आपको रिस्पॉन्स में भेजता है। जिस तरीके से मिसाल इसकी मैं यूं देता हूँ कि मिसाल के तौर पे एक कंपनी है। ठीक है, तो कंपनी में मिसाल के तौर पे एक मैनेजर है। अब मैनेजर का क्या काम है वहाँ पे? मैनेजर का काम ये कि उसके पास जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज करते हुए, उनको यूटिलाइज करते हुए, जो भी उसको अपर अथॉरिटी से जो भी ऑर्डर मिल रहे हैं उनको वो इम्प्लीमेंट करे। तो एएलयू भी समहाउ यही काम कर रहा होता है। ठीक है, कि उसको कैलकुलेशन के जितने भी काम मिलते हैं वो उसको पास करता है रजिस्टर को, रजिस्टर उसको कैलकुलेट करके देता है, और उसको फिर वो आगे फिर दोबारा पास कर देता है। तो सॉर्ट ऑफ अर्थमेटिक लॉजिक्स का मैनेजर कह सकते हैं आप कंप्यूटर के अंदर इसको। ठीक है, क्लियर है? सबको क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी तो नहीं है यहाँ तक? यहाँ तक सब क्लियर है? अच्छा जी, फिर इसके बाद हमने जो डिस्कशन करी थी, जो हमारी रजिस्टर्स या कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बाद हमने पार्ट स्टार्ट किया था, वो बेसिकली एल्गोरिथम्स को हमने रिविजिट किया था। ठीक है, और एल्गोरिथम्स को फिर हमने डिटेल में फिर हमने देखा, फिर हमने सूडो कोड को देखा, सूडो कोड लिखना सीखा, उसकी प्रैक्टिस करी। इसके साथ साथ हमने फ्लो चार्ट्स को देखा कि फ्लो चार्ट्स बेसिकली जो हमारा प्रोग्राम है उसको, उसकी एक विजुअल डिपिक्शन कह सकते हैं आप उसको, कि विजुअलाइज करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास पैरेललोग्राम होता है जो इनपुट आउटपुट के लिए, और डिसीजन बॉक्स प्रोसेसिंग के लिए स्क्वायर
बॉक्स होता है, रेक्टेंगल होता है हमारे पास, और स्टार्ट और एंड के लिए हमारे पास ओवल शेप होता है। और कनेक्टर्स भी होते हैं, ऑन पेज कनेक्टर भी होता है, ऑन पेज रेफरेंस जिसको कहते हैं, और ऑफ पेज रेफरेंस भी होता है, ठीक है, जिसको हम यूज करते हुए काम कर रहे होते हैं। उसकी हमने फिर प्रैक्टिस करी थी, डिफरेंट एल्गोरिथम, हमने इवन ऑड की एग्जांपल को ट्राई किया था, फिर हमने रिकर्जन को डिस्कस किया था। रिकर्जन को हमने के बारे में हमने ये कहा कि रिकर्जन बेसिकली क्या है कि फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, ऐसा फंक्शन जो अपने आपको खुद कॉल कर रहा हो, वो बेसिकली रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है। और रिकर्सिव फंक्शन से पहले हमने लूप्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने इफ फॉर लूप को डिस्कस किया था, डू व्हाइल लूप को डिस्कस किया था, व्हाइल लूप को डिस्कस किया था, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने फिर लूप्स की भी छोटी छोटी एग्जांपल्स हमने साथ साथ देखी नहीं। और फिर डिसीजन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि जब भी हम रियल वर्ल्ड के किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो हमें डिसीजन मेकिंग उसमें करनी होती है, कि जो भी हमारा प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। तो उन मल्टीपल ऑप्शंस को मैप करने का जो एक तरीका है जो प्रोग्रामिंग वर्ल्ड के अंदर, उसको हम डिसीजन स्टेटमेंट्स कहते हैं, जिसमें हमने इफ एंड एल्स को टच किया था। इफ एंड एल्स की बेस के थ्रू हमने इवन ऑड वाली एग्जांपल को भी उसमें मैप किया था, ठीक है, कि अगर मिसाल के तौर पे अगर एक नंबर इवन है तो इवन प्रिंट हो जाए, अदरवाइज पता ऑड प्रिंट हो जाए, या जो भी हम प्रिंट करवाना चाहें वो प्रिंट हो जाए। और इसके अलावा हमने सर्चिंग एंड सॉर्टिंग को डिस्कस किया था, ठीक है। सर्चिंग और सॉर्टिंग के बारे में हमने ये पढ़ा कि जब भी हमें एक, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास डाटा है या कोई चीज़ है हमारे पास, और उससे हम उसको हम अरेंज करना चाहते हैं, उसकी अरेंजमेंट के साथ प्ले अराउंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं जो कि चल रहे होते हैं। तो उनमें से हमने बाइनरी सॉर्ट को देखा, ठीक है। और इसके अलावा हमने सीक्वेंशियल सॉर्ट को देखा, और मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम को देखा। 3 एल्गोरिथम को हमने देखा था, ठीक है। बाइनरी सॉर्ट क्या करता है? बाइनरी सॉर्ट एल्गोरिथम हमने जो वैसे आपके कोर्स का ये पार्ट नहीं है, नहीं, बाइनरी सर्च आपके कोर्स का पार्ट है, बाइनरी सॉर्ट आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो बाइनरी सॉर्ट वैसे ही डिस्कस कर लिया था मर्ज सॉर्ट के साथ, ठीक है। तो बाइनरी सर्च मैं बता देता हूँ एक दफा दोबारा, बाइनरी सॉर्ट की फिलहाल जरूरत नहीं है। लेट्स से हम लोग वीडियोस नहीं देखते क्या? वैसे मैंने देखा है तुम लोग वीडियोस, जो रिकॉर्डेड सेशन है वो देख नहीं रहे हो, उसमें व्यूज भी कम ही होते हैं। तो तुम लोग पहले वीडियोस तो देखो, वीडियोस के अंदर ये सारी चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है आप लोगों के लिए, वो आप लोगों के लिए तो, आपकी हेल्प के लिए तो अपलोड अपलोड की है। आज की क्लास का टारगेट मेरा ये था कि अगर आप वीडियोस देखकर आ जाते हैं तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको सॉल्व करना टारगेट था। तो वो सारी चीजें रिव्यू तो करो। वो ठीक है, आप लिखते हैं आप लोग, मैं उस पर नहीं इनकार कर रहा, अच्छी बात है, लिखते हैं, ये तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, लिखना भी चाहिए। लेकिन जो वीडियो रिकॉर्डेड सेशन है ना, उसको भी वॉच करा करो। वो आपके लिए तो अपलोड किया, उसको उसका फायदा थोड़ी है मुझे यूज करने का। मैंने सारे सेशंस अपलोड करे हुए हैं बेटा मुस्तफा, आप चेक कर लो जाके प्लेलिस्ट में। खाली फर्स्ट सेशन नहीं हुआ हुआ, बाकी सेशन भी हुए हैं। आपने कब एक्सेस किया था? आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, प्लेलिस्ट में जाओगे जब, ये यूट्यूब है ना, मैं भी दिखा देता हूँ। जब लोगों की प्लेलिस्ट है, ये लेक्चर नंबर 1 है आपका, ये इसकी 4 वीडियोज हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 अपलोड हुआ हुआ है, इसकी वीडियोज हैं। लेक्चर नंबर 5 अपलोड हुआ हुआ है, लेक्चर नंबर 6 अपलोड हुआ हुआ है। स्क्रीन शो हो रही है तो क्लिक करोगे तो शो होगा ना, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर चेंज कर देता हूँ, उन लोगों को भी वो नजर आ रहा होगा व्हाइट बोर्ड, इतनी वीडियोस।
ये लेक्चर 1 की हैं, ये 4th लेक्चर की है, 5th और 6th लेक्चर की हैं, ये सारी वीडियोस अपलोडेड है। 6 लेक्चर मैंने 7 लेक्चर को भी 6 करके मेरे ख्याल शायद पुट अप कर दिया था, तो इसलिए इसकी वीडियोस मेरे ख्याल से ज्यादा हुई हुई हैं। ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ था। तो सारी वीडियोस आपकी वहाँ है। मैं प्लेलिस्ट का लिंक दोबारा भी शेयर कर दूंगा एक दफा, या मैं गूगल क्लासरूम पर उसको टॉप पे कर दूंगा दोबारा, ताकि आप लोग उसको यूज कर सको। खैर, हम लोग बाइनरी सर्चिंग को देख रहे थे। तो मैं बाइनरी सर्च पे दोबारा आ जाता हूँ। अच्छा जी। हम्म। अच्छा जी। तो बाइनरी सर्च जब अप्लाई करते हैं हम, ठीक है, तो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम क्या करता है कि जो भी आपने डाटा दिया हुआ है उसको वो दो पार्ट्स में जब तक डिवाइड करता रहेगा, जब तक वो डिवाइड टू पार्ट्स में स्प्लिट हो सकता है। तो यहाँ पे लेट से हमारे पास 1 to 11 नंबर्स थे, तो 1 to 11 नंबर्स उसने पहले दो पार्टीशन में तोड़ा, 6 और 5, ठीक है। फिर 6 को उसने फर्दर दो में तोड़ा और 5 को भी फर्दर दो में तोड़ दिया, ठीक है। ये जब इन सबको ब्रेक कर दिया, ठीक है, देन लेट से हमें सर्च करना था 7, ठीक है। तो अब क्या करेगा बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, यहाँ पे सर्च करना शुरू करेगा 1 2 3 4 5 6 7। जैसे ही 7 मिल गया यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, आगे 8 9 10 11 को उसको देखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे स्टॉप होके आपको आपका नंबर दे देगा, ठीक है। इसको आप रिकर्सिवली मतलब ऊपर से टॉप टू डाउन भी समझ सकते हैं। इसका तरीका क्या है, जब मिसाल के तौर पे आपको 7 सर्च करना है, तो आपने क्या किया, इस डाटा को दो पार्ट्स में तोड़ा, ठीक है। दो पार्ट्स में जब तोड़ा तो आपने पहले फर्स्ट पार्ट को सर्च किया, उस पार्ट में डाटा नहीं था तो आपने उस पार्ट को छोड़ दिया, निग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। इस पूरे हाफ को आपने निग्लेक्ट कर दिया, आप सेकंड हाफ पे आ गए। सेकंड हाफ में जैसे ही आप आए, आपको 7 सर्च करना था, आपको फर्स्ट वैल्यूज पे फर्स्ट इंडेक्स पे ही आपको 7 मिल गया। तो आपको 7 मिल गया, आप आगे नंबर से सर्च नहीं करेंगे, आगे इसी के ऊपर आके स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। तो बॉटम सर्च भी हो सकता है, टॉप टू डाउन समझने के दो तरीके हैं इसको। ये टॉप टू डाउन भी है बुक के अंदर, वैसे यही मैकेनिज्म उसने नेम लिस्ट के ऊपर अप्लाई करा था, ठीक है। कि जॉन सर्च कर रहा था, तो अगर फॉर एग्जांपल पूरी एक लिस्ट है, उसमें जॉन जहां सर्च करना है, तो उसने पूरी लिस्ट को पहले दो पार्ट्स में ब्रेक किया। दो पार्ट्स में ब्रेक करने के बाद जॉन नहीं मिला, तो उसकी जो जिस लिस्ट में उसको लग रहा था कि जॉन है, उस लिस्ट को उसने फर्दर एक्सपेंड किया और उसमें जॉन मिल गया, तो वहीं पे वो स्टॉप हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से नंबर के ऊपर भी वही मैकेनिज्म मैंने अप्लाई किया है। तो टॉप टू डाउन वाला मैकेनिज्म भी हो सकता है, और ये बिल्कुल लास्ट में जो अपने फुल स्प्लिटिंग करने के बाद जो सर्च किया वो भी हो सकता है, ठीक है। जो आपको वे इजी लग रहा है आप उसको मेमोराइज कर लें और उसको याद रख लें, ठीक है। फिलहाल कुछ कहना चाह रहे थे, मैं हजार ने कुछ टाइप कर रहे थे, टाइप खाली डैश टाइप हो गया। क्लियर है यहाँ तक भाई? आहिल का एक क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया। आहिल का क्या क्वेश्चन था, मैं दोबारा ऊपर जाके एक मिनट देख लेता हूँ। मैंने बोला था कि दोबारा आएगा तो बताना। हाँ, आहिल का क्वेश्चन था कि
बुक में लिखा हुआ है कि जो कंट्रोल यूनिट है वो प्रोग्राम काउंटर में 1 का इंक्रीमेंट करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आपकी इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं, ठीक है, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन को ले रहा होता है, ठीक है, तो जैसे ही वो एक इंस्ट्रक्शन को रीड कर लेता है, उसको सॉल्व कर लेता है या प्रोसेसर को पास कर देता है, तो वो अपना काउंटर को बढ़ा देता है, 1 का इंक्रीमेंट कर देता है कि मैंने एक वैल्यू, मतलब इसको मैंने इस इंस्ट्रक्शन को पास कर दिया, इस तरीके से फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन पास करता है, फिर 1 का इजाफा होता है, इस तरीके से चलता है, ठीक है। क्या रिपीट कर दूं सही? ये मैंने बाइनरी सर्च बेसिकली समझा रहा था, ठीक है। तो बाइनरी सर्च के लिए अंदर फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास ये डाटा है, ठीक है, और आप इसमें से सर्च करना चाहते हैं 7, ठीक है। तो बाइनरी सर्च क्या करता है कि आपका जो भी डाटा है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो आपने लेट से डिवाइड करा और आपको 7 चाहिए, तो आपने 1 2 3 4 5 6 देखा, 1 2 3 4 5 6 देखने के बाद आपको पता चल गया 7 इसमें नहीं है, तो आप इस पूरे पार्ट को डिस्कार्ड कर देंगे, आपने नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट पे आपने सर्च किया और आपको 7 मिल गया, तो जैसे ही 7 मिला आप वहां पे स्टॉप कर देंगे, आगे आपको फर्दर उसको ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है। ये बाइनरी सर्च है। इसकी ये टॉप टू डाउन अप्रोच है। बॉटम अप अप्रोच क्या है कि आप इसको शुरू में ही हर हर पूरे डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दें, 2 2 पार्ट्स में, जहां तक वो टूट हो सकता है। जब वो टूट गया फिर उसमें सर्चिंग अप्लाई कर दें, ठीक है। 1 2 3 सर्च किया, 4 5 6 सर्च किया, इसमें नहीं है, इस पूरे को डिस्कार्ड कर दिया, 7 8 9 में मिल गया आपको, तो यहाँ पे आप स्टॉप हो गए। तो टॉप टू डाउन सर्च समझने के लिए भी आप मेथोडोलॉजी समझ सकते हैं और बॉटम अप भी समझ सकते हैं। तो आपकी मर्जी है कि आप को जो इजी लग रही है, टॉप टू डाउन या बॉटम टू अप, तो फिर आप उसको बेसिकली वो कर इजीली आप समझ लें, मतलब उसको मेमोराइज कर लें, उसको ऊपर काम कर लें। हसन बिल्कुल 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर पास हो रही है, लेकिन वो इतनी फास्ट हो रही होती है जिसकी वजह से वो टाइम हमें जो है उसका इतना ज्यादा लग नहीं रहा होता, ठीक है। ब्रेक किस सेंस में कह रहे हो? ब्रेक मैक्स कितनी वैल्यूज पे होता है? तो जितनी वैल्यूज फॉर एग्जांपल आपके जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी इंस्ट्रक्शंस को वो प्रोग्राम काउंटर 1 बाय 1 पास करता रहेगा। अगर लेट से कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो प्रोसेस नहीं हो सकी, ठीक है, तो उसको वो एरर या जो भी लॉग होगा तो उसको वो रिटर्न कर देगा। बस ये होगा, ब्रेक नहीं होता, ये चलता रहता है। फिर वही वाला क्वेश्चन, भाई मैंने क्वेश्चन आंसर अभी तक मैंने पेपर बनाया भी नहीं है, पता है? मैं पेपर इंशाल्लाह इस वीक ही डिजाइन करूंगा, लेकिन जो भी क्वेश्चन होगा, मेरा एक ही जुमला है आप सबके लिए कि ऐसे ही क्वेश्चन दूंगा जो आपको मैंने पढ़ाया है, जो चीज जैसे मैंने आपको पढ़ाई है। किस टाइप का क्वेश्चन होगा, कौन सा क्वेश्चन होगा, ये तो इंटर में सवाल होते थे, अब इंटर वाले चैप्टर्स को क्लोज कर दो। अब आप यूनिवर्सिटी में आ गए हो, यूनिवर्सिटी में जो आप पढ़ते हो उसी से क्वेश्चन होंगे, वर्डिंग कोई भी हो, पूछा पूछा आपसे, जाहिर सी बात है उसी सर्कमस्टेंसेस के अंदर जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपसे कुछ और पूछ लिया जाए, तो आप परेशान मत हो। बस लूप का सिंटेक्स मैंने एग्जाम्पल पढ़ाई तो थी, सिंटेक्स नहीं, मैं फिलहाल शायद लूप दूं नहीं दूं मुझे अभी नहीं पता। मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इस जो कोर्स है इसका टारगेट आपके कोडिंग स्किल्स को टेस्ट करना नहीं है, तो शायद हो सकता है मैं नहीं भी दूं, तो इट डिपेंड्स। अच्छा जी, इसके अलावा कोई चीज जो आप लोग पूछना चाहें, रिव्यू करनी हो, कोई और प्रॉब्लम? क्योंकि हमने यहीं तक पढ़ा था एरेस। एरेज बेसिकली हमारा सीक्वेंशियल डेटा सेट होता है, ठीक है। यार अब रिकॉर्डिंग देख लेना हसन, दो दो दफा रिपीट कर दिया है मैंने, अभी अभी रिपीट करके इसको वाइंड अप किया है। अब रिकॉर्डिंग आज की देख लेना, मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जो एरे है, एरे बेसिकली जब भी हमें कंप्यूटर के अंदर डाटा को स्टोर करना होता है या सेव करना होता है, ठीक है, उसके लिए हम लोग
डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं, जिसमें वेरिएबल इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप जिसको हम यूज करते हैं। ठीक है, जिस तरह इंटीजर आई लिखा हुआ है या इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कि इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है जिसका नाम आई है और उसकी वैल्यू 5 है। ठीक है, तो ये जो 5 है बेसिकली ये मेमोरी में जाके एक इंटीजर की स्पेस को कंज्यूम कर रहा होता है। इसी तरीके से अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज को सेम डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना हो, ठीक है, उनको सेव करना हो, तो उसके लिए जो हमारे पास एक वे अराउंड है वो एरेज है। एरेज बेसिकली सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर होता है। सिक्वेंशियल का मतलब क्या है कि वन बाय वन बेसिकली वैल्यूज उसमें इंसर्ट होती है और वन बाय वन ही वैल्यूज बेसिकली उसमें उससे वो होती हैं। हाँ, सेशन नंबर 14 तक और चैप्टर नंबर 1257 बुक के हैं। यही हमने अभी तक स्टडी करे हैं। 3 हमने स्टडी नहीं किया, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसका कुछ पार्ट बीच बीच में से वैसे ही डिस्कस कर लिया है हमने रैंडमली, लेकिन प्रॉपरली उस चैप्टर को हमने डिस्कस नहीं किया है। तो आप आउटलाइन के लिहाज से देख लो 1256 बिल्कुल। अगर आउटलाइन के लिहाज से देख लो 14 तक जो आउटलाइन में आ रहे हैं टॉपिक्स, उन टॉपिक्स की प्रिपरेशन कर लो। ठीक है, खैर। तो एरे के अंदर इसी तरीके से सिक्वेंशियली डाटा आपका सेव हो रहा होता है। जी जी वाहिब, यही है 1256। और जब आपको रीड करना होता है डाटा तब भी आप इस तरीके से करेंगे। लैब का कोई सवाल? मर्जी है मेरी, हो सकता है पूछ लूं, हो सकता है नहीं पूछूं। आप तो लैब में पढ़ ही रहे हो तो उसकी तो प्रैक्टिस वैसी ही हो रही होगी। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसको आप अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, 30 मार्क्स का होगा इंशाल्लाह, आई होप। अच्छा जी, इसी तरीके से एरे को यूज करते हुए हमने स्टैक भी इम्प्लीमेंट किया था और क्यू को भी इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, आउटलाइन में 20 है। अगर आउटलाइन में 20 पर 20 मार्क्स का बना दूंगा भाई, देख लूंगा मैं। हो सकता है 30 मार्क्स का भी हो सकता है कि मैं 30 मार्क्स मिड के रखता हूँ, 40 मार्क्स फाइनल के रखता हूँ, और जो बीच के 30 मार्क्स बच रहे हैं वो मैं सेशनल मार्क्स में काउंट करता हूँ। मैं इस मैकेनिज्म को फॉलो करता हूँ वैसे नॉर्मली हर कोर्स में जितने मैंने पढ़ा है। तो हो सकता है 20 का भी हो सकता है कि वो ठीक है। लिंक वाला फॉर्मेट मतलब? लिंक वाला फॉर्मेट नहीं होगा। आपको पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर, वर्ड की फाइल वगैरह मिलेगी। उस वर्ड की फाइल को आप यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके सबमिट करोगे अपने नेम और आईडी के साथ, नेम आईडी के साथ उसको सेव करके। जैसे आपका नाम वाहिब उमर है, वाहिब उमर 12270 मिड टर्म डॉट पीपीटी। हैंड रिटन भी कर सकते हो और सॉफ्ट कॉपी भी हो सकती है, उसमें टाइप भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है अगर ऑनलाइन हुआ तो। हाँ, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी बेसिकली जब हम कंप्यूटर्स के अंदर, ठीक है, जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर को लोड करते हैं या रन करते हैं, तो वो चीजों को लोड करने के लिए, ठीक है, हम लोग कैश मेमोरी को यूज करते हैं। ठीक है, लोड करने का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने अभी जूम ओपन किया, ठीक है, तो जूम को जब मैं फर्स्ट टाइम रन करूंगा तो वो सबसे पहले रैम में लोड होगा, रैम में लोड होने के बाद कैश में लोड होगा, कैश में लोड होने के बाद सॉफ्टवेयर ओपन होगा। जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी चीज को चलाते हैं तो वो आपसे आपका थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेती है, लेकिन आप दोबारा जब उसको चलाते हैं तो फौरन से वो ओपन हो जाती है। यही सेम कॉन्सेप्ट आपका कैश मेमोरी का वेब कैशे में भी इम्प्लीमेंट होता है। वहां पे भी जब आप पेज एक दफा वेबसाइट लोड कर लेते हैं तो उसका कंटेंट आपके कैश मेमोरी के अंदर सेव हो जाता है टेम्पररी फाइल की फॉर्म में। और जैसे ही आप जब उसको रीलोड करते हैं वो टेम्पररी फाइल से उस डाटा को उठा के ओपन कर देता है। तो कैश मेमोरी का इन शॉर्ट ये फायदा है कि आपका जो रिट्रीवल रेट है वो फास्ट हो जाता है। जो भी डाटा आपका है उसको रिट्रीव करने का जो रेट है वो फास्ट कर देती है कैश मेमोरी। ठीक है, वर्ड पे टाइप करके सादिक या सारे जो भी हो, वर्ड पे टाइप करके और उसको आप लोग पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसको सबमिट करोगे। उसकी इंस्ट्रक्शन जो भी होगी वो आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत हो अभी।
जो भी इंस्ट्रक्शंस होगी ना, इंस्ट्रक्शन आप लोगों को मिलेंगी, आप लोग अभी परेशान मत हो सकता है ऑन कैंपस हो जाए तो ये सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों को ना हो। प्रेजेंटेशन आप लोगों की मिड के बाद होगी, फाइनल के करीब करीब इंशाल्लाह। तो उस वक्त प्रेजेंटेशन 5 5 मिनट्स की टाइम स्लॉट में दूंगा सबको। तो अटेंडेंस में जो आप लोगों का ऑर्डर है उसी ऑर्डर से आप लोग बेसिकली दें। 15 को आपने माइलस्टोन 1 में ये देना है बेसिकली, जिसको मैं 10 दफा समझा चुका हूँ, पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही, इतनी मुश्किल चीज भी नहीं है वो। आपने उसमें 3 चीजें लिखनी है। एक आपने अपना टॉपिक जो आपने फाइनल हो गया है, जो आपने मुझे पहले बता दिया था, एक दफा उसको दोबारा लिख दें, मेहरबानी इनायत होगी। और दूसरी चीज उसमें ये लिखना है कि आप पावर पॉइंट को यूज करके उसको प्रेजेंट करोगे अपने टॉपिक को, व्हाइट बोर्ड यूज करके, जैसे अभी मैंने ये व्हाइट बोर्ड यूज करके प्रेजेंट कर रहा हूँ, ऐसे प्रेजेंट करोगे या कौन से तरीके से प्रेजेंट करोगे, ये उसमें बताना है बस। ये 2 3 चीजें पूछी हैं उसमें, और कुछ भी उसमें नई चीज नहीं है। प्रेजेंटेशन ऑनलाइन ही होगी, अगर ऑन कैंपस क्लासेस स्टार्ट हो गई तो ऑन कैंपस हो जाएगी ओवेस। आपकी मर्जी है जी, आप उर्दू में दे दें, इंग्लिश में दे दें। ये इंग्लिश का कोर्स नहीं है, कंप्यूटिंग का कोर्स है। कंप्यूटिंग मुझे समझ आ रही है, आपको नहीं आ रही है, आपको ये देखना है मैंने। इंग्लिश में दे दें, आपकी मर्जी है, उर्दू में दे दें, रोमन में दे दें, एज यू विश, फारसी में दे दें, मुझे कोई मसला नहीं। मुझे समझ आनी चाहिए, बाकी बच्चों को भी समझ आनी चाहिए, बात ये है। करना चाहो तो कर दो, मुझे मसला नहीं है। प्रेजेंटेशन अकेले अकेले आप पश्तो में दे दो, मुझे कोई मसला नहीं है हसान। पश्तो वैसे मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आती भी है, ऐसे मजे की बात, थोड़ी थोड़ी समझ आती है। पूरी तो नहीं आती, थोड़ी बहुत समझ आ जाती है। खैर, वर्ड फाइल में लिख दो भाई, वर्ड फाइल में माइलस्टोन 1 वर्ड फाइल में लिख दें भाई, मेहरबानी होगी। वे सारे अपने, हाँ, फेबोनाची सीरीज का रिव्यू करवा दें। तुम ना माइक से प्रेजेंटेशन, अब आपकी आवाज नहीं आएगी तो कैसे समझ आएगा मोहम्मद सारे। जो रिकॉर्ड करोगे, कुछ भी करोगे, उसकी आवाज तो होगी ना, वो आवाज के बगैर कैसे समझाओगे मेरे भाई। हाँ, फेबोनाची सीरीज का जब हमने रिकर्जन पढ़ी थी तो हमने फेबोनाची सीरीज पढ़ी थी। फेबोनाची सीरीज क्या कहती है, लेट्स से फिबोनाची सीरीज की बात कर लेते हैं। अगर फिबोनाची सीरीज का जो जनरल फॉर्मूला है वो है n+1 प्लस, सॉरी, n-1 प्लस n-2। रिकर्जन बताया तो कितनी दफा बता दूं। फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, ऐसा फंक्शन जो अपने आप को खुद कॉल करे, रिकॉल करे, उसको हम रिकर्जन कहते हैं, रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर 0 1 है, तो जब फिबोनाची सीरीज हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो इन दोनों नंबर का जो सम होगा वो नेक्स्ट नंबर होगा। तो 0+1 क्या होता है, 1। 1+1 क्या होता है, 2। 2+1 क्या होता है, 3। 3+2 क्या होता है, 5। 5+3 क्या होता है, 8। और इस तरीके से सीरीज आपकी चलती रहेगी। मेहरबानी करके ना रिकॉर्डेड सेशन देख लिया करो। तुम लोग रिकॉर्डेड सेशन देखते नहीं हो। रिकॉर्डेड सेशन देखने के लिए अपलोड किए जाते हैं। मुझे यूट्यूब पे व्यूअर्स थोड़ी बढ़ाने अपने भाई। मैं तो उसको यूज भी नहीं करता इतना। अच्छा, ये सेशन एंड होने वाला है, मैं सेशन रिस्टार्ट कर रहा हूँ, फिर उसमें अटेंडेंस वगैरह भी देते हैं, और किसी कोई क्वेश्चन रिमेनिंग हो तो वो भी पूछ लें।